सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी नीली झील का शेष भाग। पता नहीं क्या हुआ है, बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यहाँ मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। अस्पताल? लेकिन अस्पताल की क्या ज़रूरत है? महेशा और उलझ रहा था। तुम्हारी नासमझी के लिए क्या कहूँ, यहाँ घर पर मेरी देखभाल कौन करेगा? सगे संबंधी भी नहीं जो ज़रूरत बखत पर आ जाते। सुना है अस्पताल में तकलीफ भी नहीं होती, ऐसी दवा देते हैं डॉक्टर जी। महेशा हंसा। अब समझ पाया था वह। उत्साह से भरकर बोला, जिला अस्पताल में चली चलना, पैसा सब देखभाल करा देगा, भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन पार्वती उसकी खुशी में हिस्सा नहीं बटा पाई। उसके मन में जैसे डर समाया हुआ था। बोली, एक बात कहूँ, हमें बड़ा डर लगता है जान चली जाएगी। बेकार डरती हो तुम। बेकार नहीं, न जाने मन में कैसी कैसी बातें व्यापती हैं, बड़े डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं, सांसें रुकने लगती हैं। पार्वती ने बाहें छाती पर कस ली थी। तो हमारे साथ लेटा करो, महेशा ने उपाय बता दिया। कुछ तो सोचा करो। हम कहें कि आजकल तुम कतराई कतराई काहे रहती हो। बेकार की बातें मन में मत लाया करो पार्वती। खाट टीन में कर लें। पार्वती ने उठकर खाट पकड़ते हुए कहा, अब इतना बाहर मत रहा करो, न जाने कब क्या हो जाए। महेशा ने खटिया से खटिया मिला ली और पाटी के पास सरक कर हाथ उसकी बाह पर रख दिया। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें। कुछ देर बाद पार्वती सो गई, पर महेशा को नींद नहीं आ रही थी। पार्वती का पैर एकाएक हिला और सांस तेज हो आई, जैसे वह डर रही हो। महेशा ने उठकर उसके माथे पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक बैठा देखता रहा और जब उसे नींद आने लगी तो लोहे का एक चाकू लाकर उसने पार्वती के सिरहाने रखा और लेट गया, जैसे पार्वती नन्ही सी बच्ची हो। इन दिनों उसका मन बहुत भरा भरा रहता। पार्वती इस लायक नहीं थी कि उसे झील तक ले जाता, खुद भी बैठता और उसे भी दिखाता वहाँ की सुंदरता। इसलिए वह आसपास ही कुछ देर के लिए चला जाता। हाफिज जी की बिसाती की दुकान पर अगर बैठ जाता तो पार्वती के लिए नाखूनों की लाली, कोई छोटा सा शीशा या कोई और ऐसी चीज़ खरीद लाता जिसे हाफिज जी नई चाल की बता देते। एक दफ़ा हाफिज जी ने उसे फ़ोटो फ्रेम दिखाकर कहा, इसमें मियाँ बीवी की तस्वीर लगती है, बड़े घरों में लोग इसे रखते हैं। फ़ोटो फ्रेम तो वह ले आया, पर तस्वीर नहीं थी। तीसरे ही दिन उसने पार्वती को तैयार कराया, सारे गहने उसे पहनने को मजबूर किया और खूब तेल लगाकर रामा फोटोग्राफर की दुकान पर जा पहुंचा। साथ साथ बैठते हुए उसने पार्वती के सर का पल्ला कानों के पीछे कर दिया और अपनी कमीज़ की जेब में सतरंगा रेशमी रुमाल रख लिया। अपने गले का तावीज़ भी खींचकर ऊपर कमीज़ पर निकाल लिया ताकि तस्वीर में सब कुछ दिखाई पड़े। अपने पीछे बाग का पर्दा लगवाया जिसमें दो चिड़ियाँ चोंच से चोंच मिलाए बैठी थीं। पार्वती को भी वह पर्दा पसंद आया था, लेकिन तस्वीर में और सब तो ठीक आ गया। अफसोस सिर्फ बालों का था। ससुरे ने हमें बूढ़ा बना दिया। काहे पार्वती, तुम्हें बड़ा शौक चर्राया था, 1 रुपया खराब कर दिया। पर महेशा को इस बात का मलाल नहीं था। उसने तस्वीर को फ्रेम में लगाकर बरामदे वाली घरौंची पर सजा दिया। ऐसी तस्वीर मुश्किल से किसी के घर निकलेगी, मुख्तार साहब के घर ही हो सकती है। उस दिन भी वह हाफिज जी की दुकान पर बैठकर लौट रहा था। पार्वती के बालों में लगाने के लिए विलायती पिन लाया था। पिन के पत्ते पर बनी मैम को वह ताक रहा था कि पार्वती ने पूछा, मंदिर के लिए मिस्त्री से बात हुई? मिस्त्री तो नहीं मिले, पर एक नई बात सुनने में आई है। का? पार्वती ने उत्सुकता से जानना चाहा। अपनी बस्ती में बिजली लग रही है। चुंगी वाले बड़ी कोशिश में हैं, पर पैसा पास नहीं है चुंगी के। तो बिजली का लगेगी? सुना चुंगी अपनी कुछ ज़मीनें बेचने की बात सोच रही है। ऐसी ज़मीनें जो उसके लिए बेकार हैं, महेशा ने कहा। तो पार्वती एकदम बोली, चुंगी अगर बेचे तो अपने चबूतरे के पास वाला कूड़ा खाना हम खरीद लें। चबूतरे पर मंदिर हो जाएगा और उधर मुसाफिरों के लिए छोटी सी धर्मशाला। तुम ज़रा सच्ची बात पता लगाओ। बात तो सच्ची है। हाफिज जी का रोज़ चुंगी में आना जाना लगा रहता है। गलत खबर नहीं लाएंगे, वो ही बता रहे थे। महेशा ने जैसे उसे इत्मीनान दिलाया। मौका लगा तो खरीद लेंगे, क्या पता कब तक हो। झील की ओर से तभी चिड़ियों का कातर शोर सुनाई पड़ा और उसका मन बहक गया। एकदम बोला, शायद शिकारी आए हैं। ऊपर आसमान से आंग आंग करते चक्रवाकों के जोड़े गुजर रहे थे।
महेशा का मन ग्लानि से भर आया। बोला, इन्हें मारने से फायदा? इतनी सुंदर चिड़िया है पर मुर्दा खाती है। आजकल नई नई चिड़िया बहुत दिखाई पड़ती हैं, पहचान में भी नहीं आती। पार्वती ने कहा, न जाने कहाँ से इतनी आ जाती हैं। ये चिड़िया मेहमान हैं, कार्तिक खत्म होते आती हैं और फागुन चैत तक चली जाती हैं। महेशा पार्वती को बता रहा था। हमने चिड़ियों के अंडे भी जमा किए हैं, तुझे नहीं बताया, नहीं तो घर से निकाल देती। अब भी निकाल सकती हूँ। पार्वती कह ही रही थी कि दिखाऊं कहता हुआ महेशा उठकर गया और तरह तरह के सफ़ेद चितकबरे हरियाले से अंडे उठाकर ले आया। देख पार्वती, यह वाघ का अंडा है, यह सारस का और यह सोना पतारी का। महेशा एक एक अंडा उठाकर दिखाने लगा। वैसे तो पार्वती नहीं छूती, पर उसने सोना पतारी का अंडा हाथ में ले ही लिया। घुमाकर देखते ही हाथ से छूटकर वह गिर पड़ा और टूट गया। तो पार्वती के मुख से चीख निकल गई, हाय दैया! टूट गया तो क्या हुआ? महेशा ने सरलता से कह दिया। पर पार्वती के चेहरे पर काले बादल से छा गए थे। उसका दिल धक से रह गया था। बहुत धीमे स्वर में बोली, असगुन हो गया, और आंचल में मुंह छिपाकर रो पड़ी। और पार्वती उस दिन भविष्य के आशंकामय परिणामों को सोचकर रोई थी। बिल्कुल वैसे ही करुणापूर्ण और असहायता से भरी उसकी आवाज़ जच्चा बच्चा अस्पताल में थी। महेशा को सब कुछ याद आता है। यह कैसे होता है कि आदमी हमेशा एक ही तरह से रोता है? पार्वती की वह आवाज़ उसे भूलती नहीं जब उसने अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए महेशा को अपने पास बुलाया था। इतने दिन चढ़ गए हैं, डॉक्टरनी कहती है कि चीरा लगाना पड़ेगा। पार्वती का रोम रोम जैसे कांप रहा था चीरे का नाम सुनकर। आंखों में आंसू भरकर उसने महेशा की बाह पकड़ ली थी और बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा था, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। दिल छोटा क्यों करती हो पार्वती? तुम जीती जागती घर पहुंचोगी। मैं मंदिर बनवाऊंगा और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला। लेकिन पार्वती जीती जागती घर नहीं पहुंची। बच्चा पेट में मर गया था और ऑपरेशन के बाद भी उसकी बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टरनी संभाल नहीं पाई थी। सारा शरीर नीला पड़ गया था। पार्वती के शरीर में जहर फैल गया था और महेशा को पार्वती का हल्का नीलापन लिए शरीर ठीक वैसा ही लगा था जैसा कि उस दिन चांदनी में उसने देखा था। पार्वती की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। वह एकदम निश्चिंत लग रही थी और उसने महेशा को पास बुलाकर कहा था, अब मंदिर जरूर बनवा देना, पार्वती मंदिर। मंदिर सोचकर महेशा का कलेजा फट गया था। आखिरी आस थी उसे। चीख कर बोला था, ऐसा मत कहो पार्वती, बच्चा मर गया तो क्या हुआ, तू तो जीती जागती है। मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो। पार्वती की आंखों से आंसुओं की धार बह बह कर कानों के पास से होते हुए नीचे गिर रही थी। फिर उसे देखा नहीं गया, जैसे पार्वती के प्राण खिंच रहे थे और फिर पार्वती के निचले होंठ सूख कर चटक गए थे। महेशा की दुनिया वीरान हो गई और वीरानापन देखकर आदमी पगला जाता है। बस्ती के आदमियों का यही कहना था कि महेशा पगला गया। जो आदमी आदमी का ख्याल नहीं करता वह पागल नहीं तो और क्या है। आदमी के दुख दर्द को जो नहीं समझता उसे और क्या कहा जाए। महेशा, वह मुक्त और निश्चिंत महेशा एकदम बदल गया था। उसे सिर्फ पैसे की फिक्र थी। पार्वती का फैला हुआ रुपया वह बड़ी कड़ाई से वसूल कर रहा था। घर का अकेलापन उसे काटने दौड़ता। इतना प्यार पाकर अब जैसे उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। लोगों ने कहा, महेशा पंडित, दूसरी शादी कर लो, इतना रुपया पैसा किस काम आएगा, आस औलाद भी तो नहीं। महेशा ने जवाब दे दिया, पार्वती के बराबर कोई मेरा ख्याल करे तो सोचूं भी, नहीं तो भी ना सोचूं। गलत बात बोल गया, बेकार का मखौल मत किया करो, अब बूढ़ा हो चला। यूं पार्वती से 10 बरस छोटा था महेशा, पर पार्वती की मौत के बाद वह उससे 10 बरस बड़ा लगने लगा। कनपटियों पर 3 ही बरस में सफ़ेदी आ गई और गर्दन के नीचे की खाल झुर्रियों से भर गई। सचमुच आदमी बूढ़ा नहीं होता, वक्त उसे बूढ़ा बना जाता है। सूने घर में महेशा 8-8 आंसू रोता और उसे पार्वती की एक एक बात याद आती। चीज़ें देखता तो आंखों में आंसू भर आते। वह टीन का बक्सा जिसमें उसके गहने कपड़े रहते थे और जिसमें पार्वती अपने रुक्के और रुपए भी रखती थी। संदूक के ऊपर वाली कील में किनारी में बंधी चूड़ियों का लच्छा देखकर वह उस दिन रो पड़ा था। एक एक चूड़ी उसने पहचानी थी, कौन सी किस मेले में पहनाई थी उसने, और दूसरा जोड़ा पहनने के वक्त उसने कब कब इन चूड़ियों को उतारा था। भरी आंखों से वह देखता रहा। घर का सूनापन उसे अब काटने दौड़ता।
दीवार पर सगनौती की लकीरें देखकर उसे फिर कुछ याद आया। जब एक बार वह 2 दिन के लिए कहकर 4 दिन बाद लौटा था, शायद तभी पार्वती ने गेरू से यह सगनौती उठाई होगी। वह जो कुछ करती थी उसमें सिर्फ उसी के लिए तो सब कुछ था। और कौन था उसका? न पार्वती का कोई था और न महेशा का कोई रह गया है। और जब वह जगन्नाई के घर धरना देकर बैठ गया कि आज हिसाब मैं मूल ब्याज के चुकता करके उठेगा, तो उसकी औरत ने भीतर से उकरा कर कहा, पंडित, तुम तो इतने जालिम हो कि किसी की पत नहीं देखते। पार्वती चाची मुंह से चाहे जितना बिगड़े, पर आदमी की मर्यादा और इज्जत का तो ख्याल करती थी। ये सब हम नहीं जानते। हम रुपया लेके उठेंगे आज। पूरा 100 रुपया है मैं ब्याज के, महेशा ने कड़कती आवाज में कहा और चोटी की गांठ खोल ली। जगन्नाई बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज घर की नींव खुदवा लो तो भी इस वक्त 25 से 1 पाई ज्यादा नहीं निकलेगी। थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। आखिर 4 भले आदमियों ने आकर जब बहुत समझाया तो महेशा किसी तरह राम राम करके उठा। कुछ दिनों बाद महेशा, जो अब महेश पांडे के नाम से पुकारा जाता था, बस्ती से चला गया। सुना चुनार मिर्जापुर की तरफ पत्थर की तलाश में गया है। कर्जदारों ने सुख की सांस ली थी, पर वह 15 दिन के भीतर भीतर लौट आया। चौधरी के बाग में बैठकर बता रहा था, पार्वती मंदिर के लिए सामान देखने गया था, सूरत जयपुर से मंगवाऊंगा। लोगों का कहना था कि सोना चांदी मिलाकर कुल 8-10 हजार की पूंजी है उसके पास, और जो दबा दबाया हो सो अलग। इस बीच उसने काफी बकाया रुपया वसूल कर लिया था। धीरे धीरे रुपए की उसकी तृष्णा बढ़ती सी लगी। हाफिज जी की दुकान से गुजरता तो आवाज सुनकर कह देता, अब क्या करूंगा बैठ के हाफिज मियाँ, पहनने ओढ़ने वाली तो चली गई। एक दिन हाफिज जी ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। बैठे बैठे बात चल निकली। सुना मंदिर बनवाने की फिक्र में हो? बस यही एक काम करना है हाफिज जी। किसी तरह मंदिर और एक छोटी सी धर्मशाला बन जाए तो मन को शांति मिले। पार्वती यही कहती कहती मरी थी। यह तो धर्म का काम है, बनाने खड़े होंगे तो 10 आदमी हाथ बटाएंगे। तुम शुरू तो करो। हाफिज जी ने उसकी उदास नजरें देखकर तसल्ली दी। कभी जरूरत पड़े तो 10-20 रुपए हमसे भी ले लेना। रुपया पूरा नहीं है, लोग समझते हैं मेरे पास खत्ती खुदी है, पर सच हाफिज जी, कुल 4,000 रुपये हैं। इतने में तो सीमेंट भी नहीं आएगा। ग्राहक आया देख हाफिज जी भी उधर उलझ गए और महेश पांडे उठकर चल दिया। ऐसे ही एक दिन वह बस्ती की तरफ से घर जा रहा था कि झील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े। उसके पैर उधर ही उठ गए। कुछ सैलानी थे, 4 मर्द और 2 औरतें। औरतें सुंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उनके पीछे पीछे चल दिया। काफी दिनों बाद आया था वह इधर। नीली झील खामोश थी। किनारों पर गीली आंखों की तरह नमी थी और घास की टहनियां हवा के साथ धीरे धीरे पानी को सहला रही थीं। नरकुल की लंबी पत्तियां पक्षियों के कलगी की तरह कांप रही थीं और पानी में डूबी सिवार के सूतों से मछलियों के बच्चे कतरा कतरा कर निकल रहे थे। वह किनारे आकर बैठ गया। पानी के नन्हे नन्हे बबूले नीचे से ऊपर सतह तक आए तो लगा किसी मछली ने मोती उगल दिए हों। जलचरों की बारीक आवाजें झील के पानी में गूंज रही थीं और ऊपर पेड़ों पर पक्षियों के पंखों की सरसराहट और सीटियों की मध्यम आवाजें थीं। काले सिर और श्वेत वक्ष वाली गंगा कोर्री की हल्की सी सीटी उसके कानों में पड़ी। आंखें उधर अटक गईं। झील के ऊपर वह चक्कर काट रही थी, कुछ इस तरह जैसे उसे चक्कर में उड़ाने वाली अदृश्य डोर किसी के हाथों में हो और वह बस घूमती ही जा रही हो। वह जानता है कि गंगा कुर्री पेड़ पर नहीं बैठेगी। तभी वह तीर की तरह पानी के ऊपर गिरी और चमकदार मछली उसकी लंबी चोंच में थी। तभी संगीत की आवाज उसके कानों में पड़ी। आए हुए सैलानी लोग कुछ गा बजा रहे थे। नीली झील के शांत पानी पर उनके स्वर तैरते हुए दूर तक जा रहे थे। उसे बड़ी शांति मिली। फिर सवन हंसों का एक झुंड अपने राग का स्वर मिलाता हुआ झील के दूसरे किनारे पर उतर पड़ा और 2-4 हंस गेहूं और चने के खेत में घुसकर अंकुर खाने लगे। गर्दन उठा उठाकर वे ऐसे देख रहे थे जैसे अजनबी हों, और सचमुच वे अजनबी ही हैं। महेश पांडे का मन न जाने क्यों भर आया। वे सवन हंस अब आए हैं, 4-5 महीने रहकर पार्वती की तरह ही चले जाएंगे, या फिर किसी शिकारी का शिकार हो जाएंगे जैसे पार्वती हो गई। इनके धूसर पंख खून की लकीरों से रंग जाएंगे और इनके पंखों को पकड़कर शिकारी ऐसे लटका ले जाएगा जैसे मुर्दा पार्वती को अस्पताल के भंगी पलंग से उठाकर उस सूने बरामदे में ले आए थे।
तभी करकर्रा बोला। सफ़ेद कलगी की शान में वह गर्दन लपकाता हुआ चला आ रहा था। शायद आरामदेह रेतीली ज़मीन खोज रहा है करकर्रा। फिर एक भयंकर धड़ाके की आवाज़ से वह चौंक गया। बाईं ओर फैले दलदल से सारसने की तुरही सी तेज चीख आई और गूंजती रही। वह बार बार चीख रही थी और सारस अकुलाया सा कुछ ऊपर चक्कर काट रहा था। कभी वह दलदल में उतरकर चीखता, कभी लंबे लंबे डग भरकर इधर उधर लपकता और वैसी ही तेज आवाज में चीखने लगता। गिरी हुई सारसनी की आवाज फट गई थी और उसकी गर्दन कुचले हुए सांप की तरह फड़फड़ा रही थी। सवन हंसों का झुंड तट से भागकर खेतों में चला गया। अभी अभी कुछ क्षण पहले का स्वप्निल वातावरण एकदम भयानक हो उठा था। झील का पानी सीमा में बद्ध जैसे थर्रा रहा था और भीगे किनारों पर निर्जीव स्वर टकरा रहे थे। पेड़ों में अभी अभी सनसनाहट भर गई थी। दलदल में घायल पड़े सारस को उठाकर लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की। महेश पांडे ने पास आकर उन सैलानियों को देखा। उसे उम्मीद थी कि पार्वती की तरह ऐसे क्षण में इन औरतों की आंखों में पानी डबडबा आया होगा, पर उनमें तो शिकारी के निशाने की प्रशंसा भरी थी। वह घर लौट आया। रात भर उसे अकेले घर में बार बार वही तेज आवाज सुनाई पड़ती रही। फिर जाने कहाँ से अस्पताल में चीखती पार्वती की आवाजें आने लगी। सुबह होते ही उससे रुका नहीं गया। वह सीधा झील पर पहुंचा। झील के ऊपर का धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा था। कांद का जोड़ा किनारे पर बैठा काई खा रहा था। झील के शांत सौंदर्य ने इस क्षण उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। उसके पैर दलदल की ओर बढ़ रहे थे। उसे सारस दिखाई दिया। वह मृत पड़ी सारसनी की पंखों में चोंच गड़ा गड़ाकर उसे जगा रहा था शायद। और जब सारसनी नहीं जगी तो वह विलाप करता झील की ओर चला आया। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर वह देखता रहा मानसरोवर और कैलाश से आए देवहंसों को, जो गंधर्वों के देश से आए थे प्रवास के लिए। कोमल और पवित्र पक्षी। हल्की किरणों में सोना पतारी के स्वर्ण पंख चमचमा उठे। उसका मन उदासी से भर गया। इन परदेसी पक्षियों से क्या नाता जोड़ना। बैठे बैठे जब वह ऊब जाता तो बस्ती की ओर चला आता। बस्ती में नाप जोख होने लगी तो लोगों को विश्वास हुआ कि अब बिजली लग जाएगी। महेश पांडे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुना उत्तर की तरफ बहुत बिजली पैदा की जा रही है, वहीं से यहाँ आ रही है। तभी मुनादी वाला ऐलान करता सुनाई पड़ा। बाहुकुम चेयरमैन साहब के चुंगी की कुछ जमीनों का नीलाम तारीख 4 जनवरी सोमवार को चुंगी अहाते में सवेरे 8 बजे से होगा। जमीनों के नक्शे दफ्तर चुंगी में खरीदारी के लिए लगे हैं। हर खास व आम आदमी को खबर दी जाती है कि, और मुनादी वाला तबले पर बांस की खपच्चियों से चोट करता हुआ आगे बढ़ गया। 4 जनवरी में अभी 20 दिन थे। महेश पांडे के दिमाग में चबूतरे के पास वाली जमीन घूमने लगी। चुंगी को बिजली के लिए रुपए की जरूरत है और उसे धर्मशाला के लिए उस जमीन की। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर वह सभी के पास पहुंचा। धर्म का काम है, सबसे ज्यादा रुपया हम लगाएंगे, कुछ मदद आप लोग करें। धर्मशाला पंचायती कर दी जाएगी। आप लोग 10-10, 20-20 रुपए से भी मदद करें तो यह कार्य हो सकता है। मारवाड़ी मिल वालों ने एक मुश्त 50 रुपया दे दिया, लेकिन उसका खाता डाकखाने में खुलवा दिया। महेश पांडे ने 3000 रुपया भी उसी खाते में जमा कर दिया। इन 20 दिनों के बीच वह घर घर घूमा। मुख्तारों के पास गया, हलवाइयों और वैद्यों के पास गया, कपड़े के आड़तियों से लेकर अंग्रेजी डॉक्टरों तक पहुंचा और कुल मिलाकर 1000 रुपया और जमा हो गया। सबकी आंखों में महेश पांडे का रुतबा और सम्मान एकाएक बढ़ गया था। अब सिर पर वह गेरुआ साफा बांधने लगा था और हाथ में लाठी लेकर चलता था। शरीर कुछ शिथिल हो रहा था, लेकिन इस ढलते शरीर के साथ भी वह दिन भर घूमता और अपने साफे में किसी चिड़िया का गिरा हुआ सुंदर सा पर कलगी की तरह खोंस लेता। चुंगी दफ्तर में जाकर वह नक्शे भी देख आया था। नीलाम का दिन पास आ रहा था और जैसे जैसे वह दिन निकट आता जाता महेश पांडे की उदासी और बढ़ती जाती। झील पर शिकार खेलने के लिए आदमियों की बहुत सी टोलियां इस बीच आईं और गईं, और अपने घर पर बैठे या बस्ती में घूमते हुए उसने जब जब चीत्कारें सुनी और साहब शिकारियों को नरम पंख वाली चिड़ियों को लटकाए ले जाते देखा, तब तब उसे पार्वती की याद आई बेतरह। उसकी हालत भी तो उस सारस के जोड़े की तरह ही थी। घर में लेटता तो उड़ते पक्षियों के नरम कोमल पंखों की सरसराहट उसे महसूस होती, जैसे पार्वती कैलासन की धोती पहने अदृश्य रूप से गुजर गई हो। पर्वतों से आए मेहमान पक्षियों के सफ़ेद और सेमल की रूई से सजीले पंख
और पार्वती के सफ़ेद दांत। सुबह उठा तो मन नहीं लगा और वह शांति पाने के लिए झील की ओर चला। झील पर पहुंचकर अपनी लाठी से वह काई को छितराता रहा। सिवार के सूतों को उलझाकर उसने निकाला, नन्हे नन्हे बीज चुनकर मुंह में डाल लिए और उठकर उधर चला गया जिस ओर जल मंजरी खिली हुई थी। जल मंजरी के पास से ही दलदल शुरू हो जाता था। नारी की बेल पानी में तारों की तरह बिछी हुई थी और गांठों के पास नन्हे नन्हे घोंगे चिपके हुए थे। सूत सी सफ़ेद नन्ही नन्ही जड़ें मछली के उजले पंखों की तरह धीरे धीरे कांप रही थीं। दलदल में घुसकर उसने जलमंजरी के फूल तोड़े और गुच्छा बनाकर लौटने लगा। सोनापतारी का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि एक गोली उस पार से छूटी और उड़ते सोनापतारी के झुंड में से एक पक्षी बिलबिलाकर छप्प से झील के बीचों बीच गिर पड़ा। उसके सोने से पंख पानी पर छितरा गए और नीली झील के खामोश पानी पर एक हलचल हुई। एक क्षण बाद ही लाल खून की एक पतली सी लकीर पानी पर खींची और सोनापतारी तैरती हुई उस पार जाने की कोशिश करने लगी। उसके नरम पंख फड़फड़ा रहे थे और पानी पर खून की लकीर उसका पीछा कर रही थी। झुरमुट में से शिकारी निकले। उन्होंने देखा पर वह पक्षी तैरता हुआ उस किनारे निकलकर किसी झाड़ी में दुबक कर खामोश हो गया। शिकारियों ने बहुत खोजा पर पक्षी नहीं मिला। झील पर मिटती हुई लकीर के बीच एक आध पंख पड़ा हुआ था। उसका मन उचाट हो गया। जलमंजरी के फूलों को वहीं फेंककर वह लौट आया। पार्वती की याद उसे फिर आई और नीलामी वाले दिन उसने 3000 की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदली नीली झील खरीद ली। लोगों की आंखें फट गईं। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मंदिर का नाम लेकर इसने धोखा दिया है, रुपया हजम कर गया है। लेकिन उसने किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मन में लगता कि अब तो वह पार्वती को भी जवाब नहीं दे सकता। उसके पास जवाब है ही क्या? फागुन आते आते मेहमान पक्षी उड़ गए। सवन हंस चले गए। सफ़ेद सुरखाब अपने पुराने घरों में लौट गए। मुअर, संद, करकर्रा और सरप पक्षी भी चले गए। झील बहुत सूनी हो गई थी पर महेश पांडे को विश्वास था कि ये फिर हमेशा की तरह अपने झुंडों के साथ कार्तिक अगहन तक वापस आवेंगे। महेश पांडे पढ़ना लिखना तो नहीं जानता था, बस झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टांग दी थी जिस पर उसने लिखा था, यहाँ शिकार करना मना है, और नीचे की पंक्ति थी, दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पांडे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप कविताएं पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मेरा प्रथम काव्य संग्रह है स्पंदन पढ़ना ना भूलें। यह अमेज़न किंडल पर ई बुक के रूप में उपलब्ध है।